जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आज आप फिर से रूबरू होने जा रहे हैं एक जानी मानी हस्ती जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं। पृथ्वीराज जी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उत्तरी भारत के पृथ्वीराज, पूर्व डीजीपी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तरी भारत, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। सभी सुनने वाले साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत। मेरा नाम पृथ्वीराज है। मैं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हूं और हिमाचल प्रदेश का पूर्व डीजीपी रह चुका हूं। वर्तमान में मुझे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तरी भारत नियुक्त किया गया है और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने जी हैं, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पूर्व लॉ डिपार्टमेंट के डीन रह चुके हैं और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और आदरणीय साहिब कांशीराम जी के बहुत ही निकट सहयोगी रह चुके हैं और पूरे दक्षिणी भारत के प्रभारी भी रह चुके हैं। वे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने मुझे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तरी भारत नियुक्त किया है। डीजीपी साहब, ये 26 जुलाई 2023 को आप एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या मूवमेंट है, किस विचारधारा को लेकर आप सक्रिय हो रहे हैं? हमारी विचारधारा बड़ी जानी पहचानी है। हमारी विचारधारा फूले, शाहू, अंबेडकर, कांशीराम साहब की विचारधारा है। बहुजन समाज को इस देश में उनका न्यायोचित स्थान हर मुद्दे पर और हर सरकार के हर। जी सर। दर्शकों, हमारे साथ में पृथ्वीराज जी लगातार हैं और यह धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, इन मुद्दों पे हम फोकस करेंगे। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हुए हैं कि प्रजातंत्र है, वेलफेयर स्टेट खत्म करके मनवादी पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करने वाली नीतियों को लागू करने की साजिश, इस पर क्या विचार? देखिए, जो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि जो समाज में जो असमानता है, समाज में जो अशिक्षा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोगों के पास उचित हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, तो उनकी इन मुद्दों पे और उनकी इन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, जब तक सरकारें इस विषय में सोचेंगी नहीं, तब तक हमारे देश में समानता स्थापित कैसे हो सकती है? बिहार है जैसे और उत्तर प्रदेश है, एक बहुत ही बड़ा तबका एक अच्छे रहने के घर से महरूम है। शिक्षा व्यवस्था से, जो अच्छे उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, उससे महरूम है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सरकारों का काम है। इसी को वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो इन चीज़ों को जो है इग्नोर करके बेकार के राजनीतिक मुद्दे, आपस में लोगों को लड़वाने के मुद्दे, धर्म के नाम पर एक कन्फ्रंटेशन पैदा करने के मुद्दे इस देश में उठाए जा रहे हैं, जबकि जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है और बिहार में और उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे देखेंगे कि झोंपड़ियों की एक बाढ़ आई हुई है। लोग झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी। तो उनके लिए हाउसिंग व्यवस्था कौन उपलब्ध कराएगा?
तो ये है वेलफेयर के मुद्दे। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर कि आप लोकल पर्सन, गरीब आदमी के लिए इतना सोचते हैं। देश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, SC ST पर, महिलाओं पर क्राइम की जो है तादाद भरमार हो गई है इस समय। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। हमारे देश में लोगों को ये धीरे धीरे महसूस होने लगा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि भारतवर्ष में जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पंगु बना दिया गया है। वे सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी को प्रमोट करने में लगी हुई है। और इसीलिए जब इस प्रकार सत्ताधीन सरकारें इस प्रकार की प्रवृत्ति रखती हों, मनोवृत्ति रखती हों, तो फिर अत्याचार बढ़ना स्वाभाविक ही है। इसीलिए महिलाओं पर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, तकरीबन 40 से ऊपर लिंचिंग के जो केसेस हैं, लिंचिंग के जो मामले हैं, मॉब लिंचिंग के, अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हो चुके हैं। कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर लिंचिंग से, मॉब लिंचिंग से लोगों की हत्या कर दी गई है। लेकिन 40 से भी ज़्यादा इन मुकदमों में आज तक एक भी व्यक्ति सज़ा याफ्ता नहीं हुआ है, उसको सज़ा नहीं हुई है। तो जब हमारी व्यवस्था, हमारा जो आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसको कि पहले से ही पंगु बना दिया गया है ताकतवर लोगों के फेवर में, जब उसके द्वारा किसी भी अपराधी को सज़ा ही नहीं मिलेगी, तो कमज़ोर लोगों के खिलाफ़, कमज़ोर तबकों के खिलाफ़, जिसमें कि महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके विरुद्ध अपराध बढ़ना स्वाभाविक ही है। जी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जिसके आप उत्तरी भारत के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो अगला स्टेप है जो केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही पूंजीवादी अर्थनीति, देश के संस्थानों में मुट्ठी भर लोगों के कब्जे पर कोई विचारधारा। इस देश के जो संसाधन हैं उन पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। ये बात आम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में ये डिस्कशन का मुद्दा आमतौर पर बन चुका है। और जब से भाजपा की सरकार आई है तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है। कैपिटलिज्म यदि ढंग से चले, कानून में रहकर काम करे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो देश की तरक्की के लिए ज़रूरी भी है। प्राइवेटाइजेशन भी ज़रूरी है देश की तरक्की के लिए, ये बाबा साहब ने भी कहा था। लेकिन जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, यानी कि कुछ गिने चुने घरानों को प्रमोट करने की जो प्रवृत्ति है, और वो क्यों उनको प्रमोट करते हैं, इसकी ये भी एक प्रश्न है। क्या वे इन पार्टियों को जो है बहुत बड़ी मात्रा में चंदा देते हैं? ये जो मिली भगत है राजनीतिज्ञों की और उद्योगपतियों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो जानबूझकर देश के संसाधनों पर इन कुछ गिने चुने घरानों के जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कब्जा करवाया जा रहा है और सारे संसाधन इनके कब्जे में किए जा रहे हैं। चाहे वो बिजनेस के कुछ मौके हों, वो भी किसी कुछ गिने चुने जो उद्योगपतियों के फेवर में किए जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि संविधान के भाग 4 में ये कहा गया है कि जो देश के संसाधन हैं उनका सरकारें जो है अपने कार्यकाल में न्यायोचित बंटवारा करने की कोशिश करेंगी। जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि प्रदान करने की कोशिश करेंगी, और जो दूसरे हमारे संसाधन हैं उनमें जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनका न्यायोचित हिस्सा इंश्योर करेंगी। तो लेकिन ये जो जितनी भी सरकारें आई हैं, और अब जो खासकर भाजपा की सरकार है, इसने तो सारी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को जो है वो उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है।
वे देश के संसाधनों को खूब लूट रहे हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। जी, केंद्र एवं राज्य सरकार देश के किसान, बेरोजगार युवा तथा अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एवं अल्पसंख्यक 80 to 90% जो पॉपुलेशन है, तो ये बहुजन समाज विरोधी है क्या? हाँ, ये जो सरकार है और दूसरी भी सरकारें हैं जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है और यहाँ तक कि जो दूसरी भी सरकारें हैं, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, ये सभी ये मनोवादी प्रवृत्ति की पार्टियां हैं। इसमें जो बहुजन समाज है उसके जो लीडर हैं या उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनको उचित स्थान देने में ये पार्टियां जो हैं वो गुरेज करती हैं, सत्ता पर स्वयं काबिज रहना चाहती हैं। और इसलिए ये हम ये कहते हैं कि ये जो बहुजन विरोधी सरकारें हैं और बहुजन समाज जब तक स्वयं अपने प्रयास से बहुजन समाज को संगठित करके सत्ता में नहीं आएगा, तब तक उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। देश में जातिवाद, धर्मांधता जो चल रही है, अति राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत एवं ध्रुवीकरण की राजनीति, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे भी प्रतिदिन कई तरह के वीडियो जारी होते हैं जिसमें जो हमारे देश की जो अनपढ़ जनता है और जो आज़ादी के 75 वर्षों के उपरांत भी केवल 60% लोग जो है वो एजुकेटेड हो पाए हैं, और जो एजुकेटेड हो पाए हैं उसमें से भी 90% लोग एजुकेटेड अनएजुकेटेड हैं, यानी कि पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हैं। तो उनको बहलाने फुसलाने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए हमारे देश में जो ये धर्मांधता, पाखंडवाद, आडंबर, कुछ लोग जो है इसके सहारे लोगों को लूट रहे हैं और एक ख़ास धर्म के प्रति उनको लगने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं। तो इससे हमारे देश की तरक्की पे और हमारे देश की उन्नति पे एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के अनुसार हम इस देश में वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर अपने एजुकेशन में, अपने स्कूलों में लागू नहीं करेंगे और धर्मांधता को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और नंबर 1 दुनिया में नंबर 1 बनने का ख्वाब तो हम छोड़ ही दें तो अच्छा है। मतलब जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो नंबर 1 बनने की कोशिश कर जा रही है विश्व गुरु, देखिए जो कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र जो है वो रट रहे हैं, बार बार वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने संविधान की कुछ प्रतियां भी कुछ साल पहले यहाँ पर जंतर मंतर पर जलाई थी, लेकिन उनका क्या हुआ, वो अभी तक सजा याफ्ता क्यों नहीं हुए, ये वर्तमान भाजपा सरकार को इन्हें क्या नुकसान है जो संविधान के पीछे पड़े हुए हैं? मनुस्मृति तो देश को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन संविधान कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? संविधान को इनको नुकसान नहीं है, संविधान को इनसे डर है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सिस्टम्स लिख दिए हैं, जो सिस्टम इस देश में लागू कर दिए हैं, तो अगर ये उन सिस्टम्स के और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहकर प्रशासन करें तो फिर आम गरीब आदमी, बहुजन समाज से संबंधित दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनको न्याय मिलने की उम्मीद रहती है और उनको न्याय मिलना स्वाभाविक ही है। लेकिन ये लोग जो है जो हिंदू राष्ट्रवादी व्यवस्था को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, ये इनकी जो वर्तमान कल्चर है, इनकी जो वर्षों से चली आ रही संस्कृति है, वो दमन की संस्कृति है, वो भेदभाव की संस्कृति है। और जो हमारा संविधान है इस दमन की और भेदभाव की संस्कृति को ख़त्म करने की तरफ बाबा साहब का एक प्रयास है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि ये संविधान तो हमने बना दिया है, लेकिन जब इसके लागू करने वाले ईमानदार नहीं होंगे
उनकी सोच ईमानदार नहीं होगी, इसको सही ढंग से इस देश में लागू नहीं करेंगे, तो फिर इस देश की जो त्रस्त जनता है, गरीब जनता है, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको इंसाफ इस देश में नहीं मिलेगा, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो। जी, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, ताड़ी पार गृह मंत्री बन जाता है, एक गुंडा भी एक राज्य का, बड़े राज्य का सीएम बन जाता है। ये सब संविधान की बदौलत ही तो है, फिर भी इन्हें संविधान से खतरा है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आपने चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब आप आदरणीय श्री मोदी जी को रेफर कर रहे हैं जी। तो पहली तो बात यह है कि उनका जो चाय बनाने का जो कारोबार था उनके पिताजी का या उनका, उस बारे में भी काफ़ी लोगों ने रिसर्च की है, खोज की है। तो कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं कि आदरणीय मोदी जी ने ज़िंदगी में कभी चाय बनाई ही नहीं या पिलाई भी नहीं जी। तो वो सारा एक माहौल क्रिएट किया गया इस देश की जनता को, गरीब जनता को, जो कामगार लोग हैं, जो काम करके अपना पेट पालते हैं, उनको प्रलोभित करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए मोदी जी की ऐसी इमेज क्रिएट की गई कि ये कामगार है, इन्होंने काम करके अपना जीवन यापन किया है, चाय बनाई है ज़िंदगी में। तो लोग प्रभावित हो गए और अच्छे दिनों का सपना लोगों को दिखाया गया, 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आने की बात की गई। वो सारी बातें अब गौण हो चुकी हैं और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो एकमात्र जुमला था। जी, क्या ये उचित है कि इतने बड़े पद पर रहकर वो इतने लापरवाह हो सकते हैं कि लोकल जनता को, आम जनता को बहकाने के लिए इतनी बात भी उन्होंने की कि वो भी मीडिया में कि ये तो एक जुमला था? क्या ये जायज शब्द है? ये गलत बात है। ये जनता के प्रति जो आप वायदे करते हैं, जो अपना आप मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ये उसके विरुद्ध आपकी एक बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना हरकत। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कि ये तो एक जुमला था। तो ये जो काला धन है जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, वो देश में तो वापस नहीं आया। तो ये सब और हमारा संविधान हालांकि इजाज़त देता है कि जो सजा याफ्ता कोई व्यक्ति यदि नहीं है तो वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकता है, मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, यहाँ तक कि मंत्री बन सकता है। लेकिन जो कन्विक्टेड लोग हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, वे नहीं बन सकते। तो अब जो लोग क्या उस रूल को तोड़ा गया है? नहीं, उस रूल को तो नहीं तोड़ा गया, क्योंकि आपने अमित शाह जी की बात करी तो उनकी तो कोई कन्विक्शन तो हुई नहीं। ठीक है, वो जेल में रहे हैं, एक हत्या के मामले में जेल में रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा भी चला, लेकिन उनको सज़ा तो नहीं हुई। तो इसलिए टेक्निकली तो हम नहीं कह सकते कि वो एक अपराधी है। जी, भारतीय संविधान प्रजातंत्र एवं मानवीय अधिकारों की मूल्य सुरक्षा। हाँ, देखिए, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की क्या स्टेप्स होंगे? मौलिक अधिकार इंसान के क्या हैं? शिक्षा का अधिकार है, मान लो जी, शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल। तो शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार जो है, जो वर्तमान सरकार है और जो पहले भी सरकारें रही हैं, किस प्रकार इसको इग्नोर किया जा रहा है? बहुत सारे सरकारी स्कूल कई राज्यों में बंद किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा की बात चल रही है, इसलिए मैंने ये बात कही। शिक्षा जो है वो हमारे इस मुद्दे में भी है, जो हमारा जो धरना प्रदर्शन है, कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है देश की गरीब जनता के लिए, जो ये एक मौलिक अधिकार हैं, इनके ऊपर खर्च करने के लिए देश के टोटल बजट का कम से कम 5% जो है इनके लिए अलग रखा जाए और वो हर वर्ष इन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन चाइना से भी हमारा जो शिक्षा पे जो हमारा बजट है वो चाइना से भी कम है। यही वजह है कि हमारे देश का जो अभी हाल ही में एक ओलंपियाड हुआ था, मैथ ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, चाइना नंबर 1 पे आया है और हमारा देश जो है वहाँ 10वें नंबर पे आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा ना देकर धर्मांधता, पाखंड और तरह तरह की धार्मिक पुस्तकें स्कूलों में लागू की जा रही हैं। मध्य प्रदेश ने तो यहाँ तक कर दिया कि रामायण पर
जो है वो एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे, और जब उसमें जो बच्चे जो उसमें पास होंगे उन्हीं को जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। काल्पनिक ग्रंथों पर ये वर्तमान सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार के बिना इजाज़त के कैसे लागू कर सकते हैं उसको? देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे और हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो ये जो हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, काल्पनिक हैं या जो भी हैं, उनको तो उन्होंने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इन धार्मिक किताबों में जो शोषित वंचित समाज है, शूद्र अतिशूद्र समाज है, उनके विरुद्ध बहुत सी बातें उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध लिखी गई हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने सारी पुस्तकें तो अपने समय में ही रिजेक्ट कर दी थी। देश के 25% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र राज्य के हर वर्ष बजट में 25% आवंटन हेतु कानून बनाने के लिए तथा SC ST OBC एवं माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक समुदाय को देश की सभी संसाधनों में समुचित हिस्सेदारी पर आपके क्या स्टेप्स होंगे? हिस्सेदारी का आंदोलन तो एक बहुत ही पुराना आंदोलन है, और संसाधनों में हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारी हिस्सेदारी आज तक क्यों नहीं है? जो दलित शोषित समाज है 98% भूमिहीन है, सिर्फ 2% लोगों के पास भूमि है, वो भी 3 से 5 एकड़। तो ये भूमि के जो संसाधन हैं ये किसके कब्जे में हैं? तो ये देश की आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी जो इस देश में भूमि सुधार लागू क्यों नहीं हुए, भूमि सुधार कानून लागू क्यों नहीं हुए? अभी भी एक व्यक्ति के पास तो 500 एकड़, हजार एकड़ ज़मीन है। एक व्यक्ति जो है वर्षों से, उसका बाप फिर उसका बेटा जो है वो वहीं पर खेती और मजदूर है। ऐसा क्यों? तो ये व्यवस्था जो है, जो ये असमानता की व्यवस्था है, संसाधनों पे एक पर्टिकुलर वर्ग का कब्जा, इस व्यवस्था को बदलना भी हमारी पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है। जी, किसी समय में कांग्रेस द्वारा या इंदिरा जी द्वारा SC ST को कुछ जमीनें दी गई थी, पूरे भारत में ये काम किया गया था, लेकिन अब उनको वापस छीना जा रहा है, वापस लिया जा रहा है तमाम तरीकों से। वो एक मुजारा कानून इस देश में लागू किया गया था कि जो लोग ज़मीन जोत रहे हैं वर्षों से, इतने वर्षों से, और एक लैंड की एक सीमा, भूमि सीमा कानून बनाए गए थे देश में, तो उस वक़्त मुजारों को जो है वो ज़मीनें अलॉट की गई थी, लेकिन वो भी दबंग लोगों ने कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए या कानून को तोड़ मरोड़ करते हुए, और जो इस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाही है, उनके साथ मिली भगत करके वो भी इस देश में जो है भूमि सुधार के जो कानून है वो लागू नहीं होने दिए। यही कारण है कि अभी तक भी जो भूमिहीन थे उस समय में भी, आज भी वो भूमिहीन है और उनको भूमि नहीं मिली है। भूमिहीनों को भूमि दिलाना भी हमारी पार्टी का एक मुख्य मुद्दा है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश को इसकी ज़रूरत है। जो SC ST का समाज है उसको वाकई इसकी ज़रूरत है, और कर्मठ समाज है जी, उसके पास संसाधनों का अभाव है, इसीलिए वो दिनहीन बना हुआ है। वर्तमान समय में देश में बहुजन समाज हितकारक शिक्षा, नौकरी एवं योग्य नीतियों के लिए, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा उनके कुल GDP का कम से कम 5% हिस्सा हर साल आर्थिक बजट में करने के लिए कुछ प्रावधान। हाँ, ये मैंने पहले भी कहा है आपको कि जो किसी भी देश की जो उन्नति है वो उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। जब तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय नहीं होगी, हमारे सरकारी स्कूलों में वहाँ के जो मास्टर हैं, सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं, जो पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को अपने ही सरकारी स्कूल में दाखिल करने से गुरेज करते हैं। जी, इसका मूल कारण ये है कि वे जानते हैं कि हमारे स्कूलों की जो वर्तमान हालात हैं, जो वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसका कोई बहुत ही निम्न स्तरीय है, वो उच्च स्तरीय नहीं है, विश्व स्तरीय नहीं है। इसलिए वो इधर उधर भटकते हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं
जो सिर्फ मजबूरी है। हाँ, जो लोग सिर्फ हैंड टू माउथ हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना खाने पीने का गुजारा करते हैं, वे इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। जी। तो ये जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और शिक्षा का जो बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारी पार्टी इसके विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, वो विश्व स्तरीय हो। ऐसा बना दें सरकारी एजुकेशन सिस्टम को कि जो गरीब से गरीब आदमी है, अमीर से अमीर आदमी भी सरकारी स्कूलों की तरफ भागे अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने में। जी, शिक्षा का स्तर भी बहुत हद तक गिरा हुआ है। चलिए फैसिलिटीज की तो बात तो मान ली जाएगी, नील है ही, लेकिन शिक्षा का स्तर भी बहुत हद तक गिरा हुआ है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और इस विषय में मैं बात करना चाह रहा था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है जिसको हम OECD कहते हैं जी। उसके अंतर्गत हर 3 वर्ष के उपरांत पीसा यानी कि प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट करके एक सर्वे करवाया जाता है और उसमें सभी देशों से वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की अनुमति मांगी जाती है। तो 2009 में जब ये पीसा ने यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ने सर्वे करवाने के लिए भारतवर्ष की अनुमति मांगी, तो भारतवर्ष ने अनुमति दी थी और उसमें टोटल दुनिया के 74 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो ये प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट असेस क्या करता है, क्या किस चीज़ का पता लगाता है, तो वहाँ ये भिन्न भिन्न देशों के 15 साल तक के बच्चों की मैथमेटिक्स स्किल, साइंस स्किल और रीडिंग स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को परखता है। तो जब 2009 में ये सर्वे में भारत ने पार्टिसिपेट किया तो उसके जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। 74 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और भारत का स्थान इसमें 72वां था। तो ये बड़ी एक हास्यास्पद बात लगती है जो हम आजकल अपने देश को विश्व गुरु कह रहे हैं। जो विश्व गुरु की पोजीशन मैथमेटिकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में, रीडिंग राइटिंग में 72वें स्थान पे जब हमारा देश, किर्गिज़स्तान हमारे से सिर्फ पीछे था, बाकी सब हमसे ऊपर थे। ठीक है। तो जो आपने शिक्षा के स्तर की जो बात की वो बहुत ही दयनीय है और इसमें एक उदाहरण भी आया था एक दिन अखबार में कि जो हमारी एक मैट्रिकुलेट की बच्ची गुजरात की जो पढ़ी हुई, जब उसकी असेसमेंट की गई उसकी स्किल्स की, तो उसके सामने भारतवर्ष का नक्शा रखा गया। उस बच्चे को पूछा गया कि इसमें बेटा ये बताओ कि गुजरात कहाँ है, तो वो ये उस नक्शे में गुजरात भी नहीं बता पाई। तो ये तो हमारी शिक्षा का स्तर है। जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भारत में शिक्षा का खासतौर से राजधानी में जो हमने देखा है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल के हो या सरकारी स्कूल के हो, ट्यूशन की तरफ भागते हैं, कोचिंग की तरफ भागते हैं। क्या स्कूलों में इसको बेटर नहीं बनाया जा सकता? वही कोचिंग, वही जो फैसिलिटी उनको ट्यूशन में मिलती है वो उनको न्यूट्रिशन में दी जाए, वो इन्वेस्टमेंट जो है न्यूट्रिशन में मिले बच्चे को, और बच्चा जो है एजुकेशन का लेवल स्कूल से ही बेहतर प्राप्त कर सके, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जो डेडिकेशन हमारे अध्यापकों की है सरकारी स्कूलों में, वो उस स्तर की नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं वो जब स्कूलों के बाद स्पेशल स्किल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए, मैथमेटिकल स्किल्स या और तरह की स्किल्स, जनरल नॉलेज की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इधर उधर भागते हैं, ट्यूशन रखते हैं। और ट्यूशनों के जरिए अध्यापकों ने स्वयं एक धंधा ये शुरू कर दिया है। ये भी एक शोषण व्यवस्था की तरफ हमारे बच्चों को बढ़ावा दे रहा है। पेरेंट्स की जेब पर सीधा सीधा डाका है शिक्षा के नाम पर। हाँ, पेरेंट्स की जेब पर ये सीधा सीधा डाका है और ये बंद होना चाहिए। पर कारण वही है कि जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं करेंगे तब तक इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्थाएं हैं, गलत रास्ते हैं, वो अपनाए जाते रहेंगे। कुल मिलाकर के हर मामले में मुद्दे पर कुशासन चल रहा है। सर, बेरोजगारी पर भी कुछ कहना चाहेंगे इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपने नौकरी, व्यवसाय आदि की बात यहाँ पे रखी। बेरोजगारी की तो इसके तो बहुत से उदाहरण हैं, आंकड़े हैं जो कि वर्तमान सरकारों की, खासकर भाजपा सरकार की जो पोल खोलती है। ट्रांसपोर्ट का हाथ देख लो ना सर, निजी व्यवसाय को लेकर के ट्रांसपोर्ट की सिचुएशंस। हाल ही में
आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पे भी बहुत से वीडियो जारी हुए हैं कि हमारे देश के युवा, बेरोजगार युवा किसी अवैध किश्ती में ट्रैवल कर रहे थे किसी देश की सीमा में एंटर होने के लिए, और वो पकड़े गए, पुलिस द्वारा वो पकड़ लिए गए। जब वो भागने लगे इधर उधर तो उसमें से बहुत से बच्चे जो है वो पानी में डूब के मर गए। ये तो खबरें रोज अखबार में पढ़ने को मिल जाती हैं। अभी मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करते हुए हमारे कुछ बच्चे पकड़े गए थे और वहाँ कुछ जंप करते हुए मारे भी गए। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो हमारे देश का जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, पढ़ा लिखा भी है जिसमें बहुत बड़ा तबका, उसको इस देश की व्यवस्थाओं पर, इस देश की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की जो व्यवस्थाएं हैं, देश में रोजगारी पैदा करने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी ईमानदारी पे भी विश्वास नहीं है और उनकी जो एबिलिटी है उस पर भी विश्वास नहीं है। इसलिए लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए देकर विदेशों में जाने के लिए एजेंटों का शिकार हो रहे हैं, इधर उधर पैसे देते हैं। कुछ लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, सिर्फ रोजगार के लिए। और ये हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो सरकार है, उनका जो तथाकथित सुशासन है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी विपरीत टिप्पणी है। जी जी साथियों, आप जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और पृथ्वीराज जी मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उन्हें। देश में ओबीसी जनगणना भूमिहीनों को जमीन अधिकार एवं केंद्र सरकार द्वारा पारित पीईएस से पैसा कानून के अमल के लिए क्या प्रावधान है? ये जो हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं, ओबीसी भाई हैं जी, ये उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ओबीसी समाज हमारा हिस्सा है, तो ये उनकी डिमांड हमेशा रही है कि देश में ओबीसी जनगणना करवाई जाए। पता तो लगे ना हम कितना, हमारा इसमें हमारी जनसंख्या कितनी है हमारे देश में, फिर उसी हिसाब से जो है संसाधनों का बंटवारा भी होना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, ब्यूरोक्रेसी में और राजनीति में उसी प्रकार हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो ओबीसी जनगणना का मुद्दा ये होना चाहिए, लागू होना चाहिए और इसमें आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जो कांशीराम जी ने नारा भी दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश में होनी चाहिए। और आदिवासियों की जो सुरक्षा के लिए जो पेशा कानून इस देश में लागू है उस पर ईमानदारी से अमल होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमारी पार्टी जो है इसको उठा रही है और उठाती रहेगी। बहुजन समाज का राजनीतिकरण, आरक्षण छोड़कर शिक्षा, नौकरी एवं अन्य संवैधानिक आरक्षण नीतियों के समर्थन में, हाँ, जो देश की आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी जो इस देश की जो प्रशासन है, इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक, तो जनसंख्या के आधार पर जो बहुजन समाज का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। इसके लिए जो सरकारें समय समय पर रही है ये उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो हम ये चाहते हैं और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी है और जो संसाधन हैं, उद्योग हैं इस देश के, उनमें हमारा हिस्सा हमारी जनसंख्या के आधार पर हो। और राजनीति में भी निर्णयात्मक भूमिका हमारे समाज के लीडरों की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हम देखते हैं कि हमारे समाज के जितने भी आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट हैं या मिनिस्टर भी हैं, उनको भी एक जो छोटे मोटे जो है मिनिस्ट्रियां देकर उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। वो देश की राजनीति में कहीं चमके हुए नज़र नहीं आते, किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट में नज़र नहीं आते हैं और पिछलग्गू ही उनको बनाकर रखा जा रहा है। हम इस नीति के भी विरोध में हैं। जी, तो दोस्तों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप रूबरू हुए पूर्व डीजीपी। आइए साथियों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि 26 जुलाई को जो विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी
पूर्व डीजीपी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रभारी उत्तर भारत से पृथ्वीराज जी हमारे सामने मौजूद है। जी सर। ये जो 26 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हमारी पार्टी की तरफ से हो रहा है, इसमें संपूर्ण बहुजन समाज के लोग हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तरी भारत, तमाम उत्तरी भारत के राज्यों से इसमें लोग भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और सामाजिक जो मुद्दे हैं हमारे समाज के और राजनीतिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उन पर प्रकाश डाला जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में हमारे समाज के ही 2 तो सिटिंग एमपी श्री नभा कुमार सरानिया और तिरुवल्लुवर साहब जो तमिलनाडु से एमपी हैं, नभा कुमार सरानिया जी असम से एमपी हैं, और एक राजू शेट्टी जी हैं जो पूर्व एमपी रह चुके हैं, और भी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, पूर्व मिनिस्टर हैं जो आम आदमी पार्टी में। तो वो सब लोग बड़े बड़े समाज के बुद्धिजीवी, प्रखर बुद्धिजीवी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए, समाज की आर्थिक जो दशा है उसको हाईलाइट करने के लिए ये हमारा धरना प्रदर्शन है। और जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है उसको एक चेतावनी देने के लिए भी हमारा धरना प्रदर्शन है कि आप सुधर जाओ, वरना हम पूरे देश में इसका आंदोलन चलाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, साधुवाद।